हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसका वेटेज बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे इसमें लॉजिक्स, बहुत सारे फंडा और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए इसको कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक से पहले उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा तो वेटेज किसका है भैया? नॉमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी, ठीक है। दूसरा है आइसोमेरिज्म, वर्नर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये हो गए आपके 5 टॉपिक। इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ लेते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये वाला बड़ा वाला बक्सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मतलब 90% केस में तो ये वाला बॉक्स मिलेगा। और ये बॉक्स अगर दिखे, किसी भी क्वेश्चन में दिया हो, किसी भी सॉल्ट या कोई भी कंपाउंड लिखा है, तो समझ जाना क्या है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन मतलब उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सिग्मा और पाई के टर्म में, ठीक है ना। तो ये पहली पहचान हो गई। अब इसके बारे में देखिए, इसके जो बाहर जो भी लगा होगा, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, उसे बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है ना। और अंदर दो सामान और पाए जाएंगे, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को क्लियर करिए। देखिए, ये जो बाहर लिखा है ये क्या है? काउंटर आयन है, ठीक है ना। इसमें जितने भी डोनर एटम लगे हैं इनको बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है ना। और जितने बॉन्ड बनाता है वो उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पर काफी क्वेश्चंस रहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अभी आगे बात हम लोग करने वाले हैं। और ये बचा आपका सेंट्रल मेटल, ठीक है ना। और इसकी जो फोटो होगी, आइए इसकी फोटो बना लेते हैं। तो ये हो गया Fe, और इस टाइप के 6 CN लगे होंगे ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने इसमें बॉन्ड बनेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो ज्योमेट्री होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये हो सकता है ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, या स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो इसमें लिगेंड के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसको हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये होता है एडिशन कंपाउंड। क्या होता है भाई? एडिशन कंपाउंड। और इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा डबल सॉल्ट और दूसरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट अलग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग है। कैसे पहचानेंगे इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें डबल सॉल्ट्स, देखो डबल सॉल्ट्स क्या है, पहले इसका एक एग्जांपल ले लो, बहुत ही पॉपुलर है। जैसे K2SO4 और ये हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये है आपका पोटास एलम, फिटकरी है कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये है डबल सॉल्ट। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये इसका भी एग्जांपल ले लो, K4FeCN6। एग्जाम्पल से ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो जो डबल सॉल्ट होते हैं वो फॉर्म बाय इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दो सिंपल सॉल्ट्स हाइड्रेट के फॉर्म में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? डबल सॉल्ट, ठीक है ना। जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होता है। दूसरा क्या हो गया, इसमें कंटेन्स टू सिंपल सॉल्ट इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन, यानी इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तीसरा है एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, यानी ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, सोल्यूशन में डालने पर ये सारे आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो सॉलिड के साथ साथ सोल्यूशन में भी एज इट इज रहते हैं। आगे की बात करेंगे, अगर इनको पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस। डबल सॉल्ट की बात कर रहा है, और ये जनरली नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस, इनमें कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, ठीक है ना। जैसे ये बड़ा वाला ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है ना। आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें क्या होता है कि जो डबल सॉल्ट है,
ठीक है, उसमें डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सर कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या है? मे आर मे नॉट बी आयनिक। कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो इसकी नॉर्मल बैलेंसी होती है, जबकि इसमें दो प्रकार की बैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्स को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था वर्नर। पढ़ा होगा वर्नर थ्योरी, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन में लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि ये सॉल्यूशन में एज इट इज जो प्रॉपर्टी सॉलिड में था वही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में रहती है। समझ में आ रहा भाई? अगला देखिए, डबल सॉल्ट्स आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है जिस आयनों से बने होते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स बना तो बनने के बाद जो पहले प्रॉपर्टी थी उससे प्रॉपर्टी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। एग्जांपल देख लीजिए। इसके अलावा देखिए, गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईच आयंस। डबल सॉल्ट को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, याद है ना, सॉल्ट एनालिसिस। तो उसमें सभी के पॉजिटिव टेस्ट देता है आयन का, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ये अंदर वाले आयन जल्दी रिलीज नहीं होते और जब तक बाहर रिलीज नहीं होंगे तब तक इसका पॉजिटिव टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में प्रैक्टिकली पता नहीं कर सकते आयरन है कि नहीं, Cn- है कि नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, एलम्स, अभी बात किया फिटकरी की, कार्बोनाइट की। ऐसे बहुत सारे डबल सॉल्ट होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको ध्यान से समझना है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है लिगेंड के बारे में, इसको बहुत ध्यान रखेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं? यानी ऐसे आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ठीक है। वो लोन पेयर हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है, उसे कहते हैं क्या? लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स जो ज्यादा होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। जनरली लुईस बेस होते हैं, सभी नहीं होते, ध्यान रखना। तो ये लुईस बेस होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है चार्ज के हिसाब से। पहला हो गया कैटायनिक, दूसरा एनायनिक, तीसरा न्यूट्रल। कैटायनिक मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो, एनायनिक का मतलब जिस पर माइनस चार्ज हो, और न्यूट्रल का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। एग्जांपल में देखिए, जैसे कैटायनिक में क्या है? NO+, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। और ये अमोनियम को ध्यान रखना है, ये लिगेंड की तरह कभी बिहेव नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। एनायन में नेगेटिव वाला ले लो, OH-, Cl-, Br-, I-, जहां जहां माइनस मिले ले लो। चलो भाई आगे की बात करेंगे। न्यूट्रल वाला भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इनके अभी IUPAC नाम लिखेंगे तो इनके नाम भी ध्यान रखना है। तो न्यूट्रल में सबसे पहला तो आपका हो गया वाटर। इसको वाटर नहीं हम लोग यहाँ लिखेंगे, IUPAC में क्या लिखेंगे? एक्वा। और ये क्या है? NH3। इसको अमोनिया मत बोलना, डबल M के साथ यूज करना है, आमीन। और इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। इसके अलावा और भी आते हैं, इथाइलिन, डाईएमीन, आपने सुना होगा। तो ये सब आते हैं न्यूट्रल में, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो ब्रिज बनाते हैं मेटल के साथ, जैसे ये सेंट्रल मेटल है और ये बीच में लग जाएंगे, इनके साथ क्या बना लेंगे? ब्रिज बना लेंगे। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? ब्रिज लिगेंड, ठीक है ना। डोनर एटम के हिसाब से लिगेंड को एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, इसके समझ में आ रहा ना? एम्बिडेंटेट क्या है? एक ऐसा लिगेंड, ध्यान से समझना एम्बिडेंटेट को, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम दो होते हैं, लेकिन एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सर फ्लेक्सी कैसे पता करेगा? ये बदतमीज वाले हैं। फ्लेक्सीडेंटेट में क्या होता है? डोनर एटम ज्यादा होते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मान लिया डोनर एटम 4 है तो कभी 2 डोनेट करेंगे, कभी 3 करेंगे, कभी 4 भी करेंगे, 6 है तो 6 भी कर देंगे। तो फ्लेक्सीडेंटेट यही होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ लो। एम्बिडेंटेट में डोनर एटम 2 बट डोनेट ओनली 1 एट अ टाइम, लेकिन फ्लेक्सीडेंटेट में क्या होगा? डोनर एटम बहुत सारे होंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से स्टेबिलिटी को सेट करने के हिसाब से डोनर एटम बदल सकते हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे।
डेंटिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम। जैसे मान लिया इथाइलिन डाई अमीन है, अरे इसकी फोटो देख लो भाई, CH2 और NH2, यहाँ भी लगा दिया CH2 और NH2, तो इसके पास देखो 2 डोनर एटम है, बोलो हाँ ना, तो ये हो गया बाइडेंटेट। किसी के पास एक ही डोनर एटम है, ठीक है ना, तो मोनोडेंटेट। अब लोन पेयर मत गिनना, 2 लोन पेयर है सब 2 दे देगा, नहीं, एक एटम के पास लोन पेयर कितने ही होंगे, लेकिन डोनेट हमेशा लिगेंड हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, इसका बहुत ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, बहुत सारे हैं तो पॉलीडेंटेट। इसके अलावा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड भी होते हैं। क्लासिकल का मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो क्लासिकल होते हैं। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन देते हैं और देने के साथ साथ वो लेते भी हैं, अच्छा ये लेते भी हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। इनका नाम याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर है, कार्बोनिल। ये हर जगह तुम्हें सवाल में फंसाएगा, तो कार्बोनिल को ध्यान से देखना, चाहे इसका IUPAC नाम लिखना हो, चाहे और जितना भी कुछ करना होगा, कार्बोनिल वाले कंपाउंड को बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे है चार्ज के हिसाब से हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, डोनर एटम के हिसाब से पढ़ लिया, डेंसिटी के हिसाब से हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, तो इसमें क्या है, क्लासिकल में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर देगा, लेकिन नॉन क्लासिकल वाले कैसे होते हैं, इनको पाई एसिड लिगेंड की कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाई एसिड, लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो ये डोनेट आइदर लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली फॉर्म द पाई बैक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे होमोलिप्टिक, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम टाइप के लिगेंड है तो उसको बोलेंगे होमोलिप्टिक, जैसे K4FeCN6 सारे CN है, अगर उसमें क्या हो जाए अलग अलग टाइप के लिगेंड हो, CN भी हो, वाटर भी हो, अमोनिया भी और भी हो, तो उसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। होमो और हेट्रोन्यूक्लियर, होमो का मतलब सेंट्रल मेटल एक हो, ठीक है ना। इसके अलावा पॉलीन्यूक्लियर भी होता है, उसमें सेंट्रल मेटल एक से ज्यादा होते हैं। उसके अलावा हेट्रोन्यूक्लियर, इसका मतलब सेंट्रल एटम जो होते हैं अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये सब बेसिक फंडा था, इसका ध्यान रखेंगे। और जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यानी बाई से लेके ट्राई टेट्रा, ये सब क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, चीलेट। क्या बोलने वाले हैं, चीलेट या कीलेट बोलते हैं। तो ये कीलेट वाले क्या करते हैं, हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखना, कीलेट वाले कॉम्प्लेक्स बाकियों से हमेशा स्टेबल होते हैं। तो कीलेट को कैसे पता करेंगे भाई, नंबर ऑफ रिंग ज्यादा तो किलेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। साइज ऑफ रिंग, अगर ज्यादा बड़ी साइज है तो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिलेशन में बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाता है। ये बात ध्यान रखना कि 5 रिंग्स ज्यादा स्टेबल होगी 6 से, ठीक है, और वो ज्यादा स्टेबल होगी 4 से, अगर वो सैचुरेटेड रिंग है। कैसी है, सैचुरेटेड रिंग है। आगे की बात करते हैं हम लोग डेंटिसिटी और हेप्टिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम इन लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। यानी कहने का मतलब जैसे आपके सामने आ गया CH2 और यहाँ लगा दिया NH2, ठीक है ना, तो बताओ ये 2 लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, 2। वाटर की डेंटिसिटी 1, कार्बोनिल की डेंटिसिटी 1। तो ये हेप्टिसिटी क्या होता है, हेप्टिसिटी में ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसको बहुत ध्यान देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कंटीन्यूअस कार्बन, ये जेई के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हेप्टिसिटी पर बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो नंबर ऑफ कंटीन्यूअस कार्बन ऑफ पाई डोनर लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, उसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। जैसे इसको देखो, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल। तो ये जब अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें देखो कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं,
1 2 3 4, ये भी कार्बन है भैया 5। तो ये ईटा से लिखते हैं, हेप्टिसिटी को ईटा से लिखते हैं और इसके ऊपर X लगा दो, यानी कितने वो इलेक्ट्रॉन कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे यहाँ 5 कर रहा है तो इसकी हेप्टिसिटी 5 हो गई। बेंजीन में कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। इथीन में कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2, तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई? 2। समझ में आया ना? तो हेप्टिसिटी और डेंसिटी अलग है। हेप्टिसिटी पर जेईई में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। जैसे पहला होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ठीक है ना? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। जैसे इनके एग्जांपल याद रखेंगे C2H4, इथीन, इथाइन, बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। इसके अलावा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये क्या करते हैं? सिग्मा, ये लिगेंड सिग्मा देते हैं और पाई लेते हैं। इनका याद रखेंगे एग्जांपल Cn- CO और N2, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिगेंड को जानना बहुत जरूरी है। अगर लिगेंड समझ गए तो ये लेसन आपको आसान लगने लगेगा। तो लिगेंड को मत स्किप करिएगा भाई, अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। इसके अलावा एम्बिडेंटेड लिगेंड अभी बात किया, डोनर एटम 2, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा। ध्यान रखेंगे, इसका नाम भी उल्टा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला एग्जांपल हो गया NO2, ठीक है ना? तो इसका नाम लिखेंगे क्या? नाइट्राइटो N, मतलब इसका क्या है? इसकी बॉन्डिंग क्या हो गई? N से हो गई। तो ये वाला लोन पेयर जुड़ा तो नाइट्राइटो N, समझे? इसके अलावा अगर बॉन्डिंग O से हो गया तो नाइट्राइटो O, NOS, तो इसका नाम क्या होगा? थायोनाइट्राइटो। ये सल्फर को थायो बोलते हैं, सल्फर को क्या बोलते हैं? थायो। इसके बाद SON, ये डोनर एटम चेंज कर रहे हैं तो थायोनाइट्राइटो S हो जाएगा। H2O3, थायोसल्फेटो S, याद कर लेना। OCN, साइनेटो O, NCO, साइनेटो N, NCS, S का मतलब सल्फर, थायोसाइनेटो N, SCN, थायोसाइनाइटो S, देखो बॉन्डिंग किससे है? S से। ONS, थायोनाइट्राइटो O, CN, साइनाइडो C, या सिर्फ किताब में साइनाइडो भी लिखा है। इसके अलावा NC, तो क्या हो गया? साइनाइडो N, या आइसोसाइनाइडो भी लिखा मिलेगा। समझ गए भाई? चलिए लिगेंड के बारे में आपने जानकारी ले रखी है, और भी लिगेंड देखिए बढ़िया बढ़िया है। ये कितना प्यारा लिगेंड है, C2O2H2, इसकी फोटो इधर है, आपका ध्यान किधर है? C2O2H2। तो अब इसकी बॉन्डिंग देखो, अगर सल्फर से है या ऑक्सीजन से है उसके हिसाब से हम लिगेंड को नाम देंगे। जैसे अगर इसकी बॉन्डिंग सल्फर से है तो क्या लिखोगे? डाइथायो, सल्फर है ना, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट तो सुना है ना, ऐसा होता है ऑक्सिलेट, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा क्या? डाइथायो ऑक्सिलेटो S। और अगर इसकी बॉन्डिंग इसको हटा करके यहाँ पे O लगा दिया जाए तो डाइथायो ऑक्सिलेटो O लिख देंगे। समझ गए भाई? चलिए फ्लेक्सीडेंटेट, इनको भी ध्यान रखेंगे। फ्लेक्सीडेंटेट यानी डोनर एटम ज्यादा होंगे लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से डोनर एटम के नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे SO4 सल्फेटो, SO3 सल्फाइटो, CO3 कार्बोनेटो, CH3COO एसीटेटो, EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है ना? इसकी फोटो देख लीजिए, तो ये हो गया इथाइलिन और यहां से लगाइए डाइअमीन और इसके आगे क्या लगाना है? टेट्रा एसीटेटो, ये हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो। 1 2 3 ऐसे इधर भी लगाना है, CH2COO- और ये हो जाएगा CH2COO-। बड़ा गंदा सा स्ट्रक्चर लेकिन ध्यान रखेंगे। इसमें देखो डोनर एटम कितने हैं सर? गिनवा दो कितने हैं। ये देखिए पहला डोनर एटम, दूसरा, ये तीसरा है, इधर देखिए चौथा, ये पांचवा, ये 6। तो ये क्या हो गया? हेक्साडेंटेट, ठीक है ना? ये फ्लेक्सीडेंटेट की तरह भी बिहेव करता है। इसके अलावा NO2- नाइट्राइटो, सही ना?
तो ये सारे एग्जाम्पल फ्लेक्सीडेंटेट के, इसका ध्यान रखेंगे। आगे की बात करेंगे, कुछ और भी लिगेंड हैं। अरे भैया जेई के प्यारे प्यारे लिगेंड बहुत आया है, ओफेन, बायूरेट, पियन, टीयन, ईयन तो आपने सुन रखा होगा ना, ईयन, इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है ईयन? इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है ना। इसके अलावा टीयन, टीयन क्या है? ये होता है प्रोपाइलिन, ठीक है। 1 और 3 नंबर पे लगा होगा क्या? NH2, तो 1 नंबर इधर है और इसके अलावा 3 नंबर इधर है, तो ये हो गया आपका टीएन। ऐसे पीएन, प्रोपाइलिन डाइअमीन, इसमें पोजीशन क्या होती है 1 और 2 पर? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्या लगा है? आमीन। बाई यूरिया, यानी यूरिया को लेकर के 2 मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए तो बाई यूरिया। ये देखिए यूरिया तो जानते हो ना क्या होता है? NH2CO NH2, यही होता है ना यूरिया। तो देखिए क्या करना है, 2 यूरिया को जोड़ देना है और बीच से 1 अमीन यानी अमोनिया निकाल देना है, ये बन जाएगा बाईयूरेट, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा ओफेन क्या है? आर्थोफिनेंट्रोलीन, आर्थोफिनेंट्रोलीन, ये देखिए इसकी फोटो इधर है, ये देखिए आर्थोफिनेंट्रोलीन, ये है, इसी का नाम ओफेन है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बस ये छोटे छोटे नाम दे देता बच्चे, इसको छोड़ देते हैं। इसकी फोटो से ध्यान रखेंगे तो आपका नाम लिखना, स्ट्रक्चर बनाना और आइसोमेरिज्म, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आसान हो जाएंगे। तो इस लेसन में सबसे ज्यादा जरूरी लिगेंड है, लिगेंड पर फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो CO2, वैसे तो आपको दिखेगा कैसा, नॉर्मल में कैसा होता है, लीनियर, लेकिन भैया लिगेंड में बेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा DMG 4 रिंग बनाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा EDTA, ये सब अलग से है, याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में, 5 रिंग बनाएगा। SS में आप लोग मरकैप्टो यूज करेंगे, मरकैप्टो। और जब भी IUPAC लिखेंगे तो मरकरी, SB एंटीमनी, टंगस्टन, इसमें लैटिन वर्ड नहीं यूज करना है। सुना होगा लैटिन वर्ड, सिल्वर का आर्जेंटेट, सुना है ना। तो भाई इसको ध्यान रखेंगे, इन तीनों में नहीं यूज करना है। आगे की बात करेंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना भाई, ठीक है ना। तो जेई के प्यारे प्यारे क्वेश्चन ये आते हैं। टंगस्टन अगर +4 में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। मोलिब्डेनम +4 में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा। इनको तो याद ही कर लो, स्टार लगा लो। निकल +2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और ये बदतमीज तो आपको रटा होगा, है कि नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। Fe अगर 0 स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। इनको भी याद करना है, Hg+2, Cu+2, Pt+2, Mn+2, Pd+2, Zn+2, निकल 0, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 4 वाले बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, इनमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अभी आगे बात करेंगे, इनको तो याद ही होगा, Ag+, Cu+, Au+, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। समझ गए बात ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर याद कर लेंगे तो आगे BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये आसान हो जाएगा, आइसोमेरिज्म में भी आसान हो जाएगा कि 4 वाला बनाएगा कि 6 वाला बनाएगा, टेट्रा होगा, ऑक्टा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो इनको अभी हमने बात कर लिया है, इनके वर्ड जैसे Ag का आर्जेंटेट, Au का ऑरेट, Fe का फ्यूरेट, Pb का प्लम्बेट, इसको ध्यान रखेंगे, Sn का स्टेनेट, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि Ag का सिल्वरेट लिख देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तो बात हमने कर लिया। Hg का मरकरी लिखना है, Sb का एंटीमनी लिखना है, W का टंगस्टन लिखना है, इनका लैटिन वर्ड नहीं यूज करना है IUPAC नाम में। जी सर, आगे की बात करिए। अब आता है हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका जो सिस्टम है एकदम डिफरेंट है, नो थ्योरी, एकदम ट्रिकी और सारे सवाल आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो आइए देखते हो तरीका क्या है। तो तरीका देखिए भाई, ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको 6 टर्म यूज करना है। पहला CN, फिर L, फिर M, फिर O, फिर A। कुणाल मोआ, सर ये सब क्या क्या है? अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो IUPAC के सारे सवाल आपके आसानी से सही से होंगे। बस ये टर्म क्लियर करिए। सर C का मतलब क्या है? C का मतलब होता है काउंटर आयन। अरे काउंटर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, जान जाओगे ना। चलिए दूसरा क्या है?
दूसरा है आपका नंबर ऑफ लिगेंड। क्या है भैया? ये तरीका आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? और अगर बच्चों को पसंद आएगा तो वीडियो वायरल भी हो सकता है। एकदम डिफरेंट और यूनिक, कहीं नहीं मिला होगा और बहुत आसानी से बच्चे सवाल कर पाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया एल। एल का मतलब लिगेंड, इसीलिए लिगेंड पर इतनी मेहनत की गई क्योंकि लिगेंड भी समझना था, इसीलिए आया। और सबसे ज्यादा शैतान आदमी ये है एम। एम क्या है? मेटल है। कौन सा मेटल? सेंट्रल। सेंट्रल में तो समझ में आया, जो बीच में होगा। और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और जो बचा आखिरी वो है आपका एनायन। कौन सा एनायन? काउंटर एनायन। कौन सा एनायन? काउंटर एनायन। अब इनके कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे रूल हैं, इनको पढ़ो, सवाल ट्राई करो, आगे बढ़ो। पहला रूल भाई, ज्यादातर किताब में लिखा है कि सबको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लिख देना हो तो ऑप्शन में खुद ही लिख के देता है कि नहीं? और आमीन को ज्यादातर डबल एम यूज करते हैं, ठीक है ना? और काउंटर केटायन और काउंटर एनायन से पहले थोड़ा सा गैप दे देते हैं। आइए, तो इसमें जो पहला रूल है इंपॉर्टेंट, इसमें पहला रूल ये है कि डू नॉट इंडिकेट नंबर। उसमें चाहे काउंटर के टाइम 5 लिखे हो, 3 लिखे हो, 2 लिखे हो, नंबर नहीं लिखना है। इसको ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड अगर 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा। ये तब काम आएगा जब लिगेंड में पहले से कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता? हाँ, कुछ लिगेंड में पहले से नंबर होंगे, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। डाई आया कि नहीं? लिगेंड के अंदर पहले से नंबर है। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, डाई लगाएं, है कि नहीं? इसका डाई या उसका डाई। तो ऐसे केस में अलग से इसको नोट करेंगे, तो आप यूज करेंगे 20 फॉर 2। अगर 2 है तो 20 और 3 है तो क्या यूज करेंगे? ट्रेस। क्या यूज करेंगे? ट्रेस। 4 है तो टेट्राकिस, वो वाला किस नहीं, टेट्राकिस, ठीक है ना? चलिए 5 है तो पेंटाकिस। कभी मिलते नहीं, लेकिन जान रखो। अब आता है लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे भैया? कैसे लिखेंगे? इसमें ज्यादातर केस में सबसे पहले अल्फाबेट फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? अल्फाबेट। जैसे आमीन ए से आ रहा है, क्लोरो सी से आ रहा है, पहले किसको लोगे? आमीन, ठीक है ना? और इसके साथ इसका जो नाम है वो ध्यान रखेंगे। न्यूट्रल के स्पेशल नेम अभी आपको बताए थे, H2O का एक्वा, CO का कार्बोनिल, Na3 का आमीन डबल M के साथ, ठीक है ना? तो ये नाम याद रखना। और जो नेगेटिव लिगेंड होगा उसके लास्ट में क्या लगेगा? O। जैसे Cl माइनस क्लोराइडो, या क्लोरो भी कह सकते हो, Br माइनस ब्रोमाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो। ये सब बात कर चुके हैं। नेगेटिव लिगेंड ऑलवेज एंड विद क्या? O। और न्यूट्रल में उनके स्पेशल नाम है, उनको एज इट इज लिखना है। पॉजिटिव में एक पढ़ा था NO प्लस नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना? इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं स्टार वाला पॉइंट कि अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके आगे क्या लगा देना? O। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो। इसको ध्यान रखेंगे भाई। सेंट्रल मेटल का नाम ज्यादातर बच्चे बस इसी में गलती कर देते हैं, इसीलिए आंसर से गलत हो जाता है। तो सर क्या करें? इसका पहला तरीका क्या है? चेक चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले क्या करेंगे? स्फीयर पर चार्ज चेक कर लेंगे। सर एक एग्जांपल ले लेते तो कितना अच्छा था, आसानी से समझ पाते। न जाने आप क्या क्या बताए दे रहे हैं। ये देखिए, पहली बार सुन रहे हैं ना, इसलिए लग रहा है। इधर देखो, ऐसा है कि नहीं? अब क्या होगा? सर इसमें चार्ज किधर है? चार्ज तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो ऐसा भी होगा भैया, चार्ज देगा, चार्ज नहीं देगा, हिडन होगा, तो चार्ज तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ये के क्या है? अल्कली मेटल है सर, इस पर प्लस होता है तो बगल में क्या होगा? माइनस। चार्ज अगर दिया है तो सो फार गुड, वरना इस तरीके से उसको चेक कर लेना है चार्ज है कि नहीं, ठीक है ना? तो ये हिडन चार्ज भी होते हैं, ठीक है ना? तो चेक कर लो चार्ज। अच्छा सर, चेक कर लिया, इसके बाद क्या करना है? अगर चार्ज चेक करिए और उस पर प्लस आ रहा है या 0, तो भैया खुशी मनाओ, उस मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे Fe है आयरन, है कि नहीं? Cu है कॉपर, Zn है जिंक, सेम रहेगा।
लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तब नेगेटिव आ जाएगा तो उस मेटल के नाम के आगे 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8, वो भी लैटिन वर्ड में, और 3 को छोड़ देना, उसमें नहीं यूज करना। जैसे Ag का अर्जेंटेट, Zn का जिंकेट, Cr का क्रोमेट, समझ पा रहे हो, Pb का प्लम्बेट। तो ये ध्यान रखना 8 लगाना है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहली बात तो रोमन नंबर में लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है कि नहीं, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में पैक कर देना, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल का निकालना है, किसी और का मत निकालना। और लास्ट है काउंटर एनायन, तो बस इसमें भी वही रूल है, नॉट इंडिकेट नंबर। इसमें भी नंबर इंडिकेट नहीं करना है, 4 है, 5 है, 6 है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तरीका पहले समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा हम हट जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत गजब का तरीका है, और इस तरीके से यकीन मानिए आपके सारे सवाल सही होंगे। देखिए तरीका। अब आइए क्वेश्चन पे ट्राई करके दिखाते हैं, और कितनी आसानी से इसका जवाब आप झमाझम देंगे। सर पहला एग्जाम्पल आप ही कर दीजिए, देखो ध्यान से। ये बक्सा दिखा, हाँ बक्सा दिखा, बक्से के बाहर वाले काउंटर आयन, ये फार्मूला याद कर लो, कुणाल मोवा। सारे सवाल IUPAC में यही फॉलो करना है, यही ऑर्डर है जी सर। तो काउंटर आयन दिख गए, कौन कौन दिखे? पोटेशियम, सोडियम। तो सर इसका नाम लिखें, हाँ। कितने पोटेशियम? 2, तो डाई पोटेशियम। कितने सोडियम? 2, डाई सोडियम। बोलो हाँ है ना। तो ऐसा लिखना चाहिए, बोलो हाँ ना। इसके आगे क्या लिखोगे? यहां पर देखिए सयानो कितने हैं? 6, तो क्या हो गया? हेक्सा सयानो। अब इस पर 4 चेक करो, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। तो आयरन में क्या यूज करेंगे? फीरेट। क्या यूज करेंगे? फीरेट। उसके बाद इसका चार्ज निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे इसको जरा देखो। सोडियम पर +1 यानी +2 हो गया। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पे +1 +2 हो गया, और इस पर हो गया 6 माइनस, तो 6 में से 4 गया, बताओ कितना बचा? 2। समझिए ना। तो यहाँ पर आप नंबर इंडिकेट करो या ना करो, वैसे ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तो पोटेशियम, सोडियम, हेक्सा साइनोफिरेट। लेकिन अगर यहाँ नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कितने सोडियम ले कितने पोटेशियम ले। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए नंबर लिया गया है, वरना इन जनरल आपको नंबर नहीं लिखना होता है। ये देखिए जेई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। इसको बोलते हैं पर्सियन ब्लू, ये ब्रांडेड नेम है, ठीक है ना। और वैसे इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे ये देखो ध्यान से। यहां पर सबसे पहले ये तो काउंटर आपका आयन माना जाएगा, बोलो। तो ये आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आयरन 3rd, जैसे पोटेशियम लिखा था तो आयरन 3rd क्यों लगा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करता है। इसके बाद लिगेंड कितने? 6, हेक्सा CN को क्या लिख दो? साइनाइडो C। अब यहाँ पर देखो इस वाले पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, तो फीरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखिए इसका तो फिक्स हो गया, तो 4 × 3, बोलो कितना आएगा? प्लस का 12, और यहाँ पर Fe है, इसको x मान लो। कितने Fe है? 3, तो ये हो गया आपका 3x, और Cn कितने हो गए? 6 × 3 18। समझ में आ रहा ना। तो ये माइनस का 18, और बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 और ये 12, 6 आएगा। बोलो हाँ है ना। 6 में से इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया। ये देखिए समझ में आया नहीं आया? थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए टर्नबुल ब्लू, ये ब्रांड नेम है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं कॉमनली? फेरो फेरी। पहले क्या था? फेरी फेरो। अच्छा अब क्या है? फेरो फेरी। फेरो मतलब फेरस +2, फेरी मतलब फेरिक +3। तो यहाँ देखिए कॉमन नेम हो गया। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया आपका आयरन 2nd। समझ में आया? फिर 6 Cn है, हेक्सा सयानो या साइनाइडो, और फिर देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो फीरेट। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही निकाल लो। तो ये देखो 3 × 2 6 आएगा। चलो यहाँ पर आयरन कितने हैं? 2, यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस Cn कितने? 6 × 2 12, यहाँ पर आ जाएगा -12। इसको सॉल्व कर लो, -12 और 6 कितना आएगा? 6, बोलो हाँ ना। और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 3, 3rd आएगा ना। तो देखिए ये 3rd लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना जरूरी है, क्योंकि जब इसका रिवर्स क्वेश्चन आएगा ना
रिवर्स का मतलब ऐसे देगा तुमको नाम और कहेगा फार्मूला कौन सा सही। तो ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई जरूरी होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर पर भी ध्यान देना है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जेईई में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इनका फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप अच्छे से नाम उसका लिख पाएंगे। कभी कभी फार्मूला नहीं देते। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम क्या है, अब जिसको फार्मूला पता नहीं वो नाचेगा, ठीक है ना, आप नहीं नाचेंगे। चलिए, और ये प्रैक्टिकल में भी पढ़ रखा है। तो इसका फार्मूला है FeH2O का होल 5 NO, ये है NO मतलब नाइट्रोसोनियम वाला, ठीक है ना, और ये SO4। तो कैसे लिखोगे, 5 वाटर है पेंटा एक्वा, इसका नाम प्लस है तो क्या है नाइट्रोसोनियम, और यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, इसीलिए आयरन में फ्यूरेट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फेट पर चार्ज कितना होता है -2, इस पर कितना होता है +1, ये तो न्यूट्रल है ना, तो -2 + 1 आएगा, ठीक है ना, और लास्ट में सल्फेट। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे देखिए, इसका नाम क्या है, ये बहुत ब्रांडेड है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। इसमें NO पर +1 और यहाँ पर भी NO पर +1 होता है, ध्यान रखना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में। चलिए कैसे लिखोगे, Na2, यहाँ पर देखो सिर्फ सोडियम लिखा है, डाई नहीं लिखा है। उसके बाद पेंटासायानाइडो, फिर इसका नाम नाइट्रोसोनियम, और फिर क्या लिखोगे आयरन। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और जैसे माइनस आया फ्यूरेट, समझे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आयरन यहाँ पर सोडियम का कितना आएगा 2, आयरन का निकालना है, इसको X मान लो, Cl का कितना आएगा -5, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये +1, तो 5 में से 1 गया 4 और ये 2, यहाँ से कितना आएगा 3, 5 ये हो गया 4 ना, 4 में से 2 गया 2, ये देखिए सेकंड आ गया, समझे कि नहीं समझे। चलिए अगला देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला अलग टाइप का है, इसमें 2 बक्से हैं, तो 2 बक्से में क्या करोगे, ऐसा बॉक्स, इसको बोलते हैं क्या कैटायन और एनायन स्फीयर, यानी जिसमें नेगेटिव लिगेंड होता है उसको एनायन स्फीयर, और इसको बोलते हैं कैटायन स्फीयर, ठीक है ना। तो एनायनिक स्फीयर वाले में जो सेंट्रल मेटल होगा उसमें 8 लगाना है, बाकी में सिंपल रहेगा। बाकी देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए कितने NH3 है 6, हेक्साअमीन डबल M के साथ, फिर यहाँ पर क्या लिखा कोबाल्ट, क्या लिखा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर को वेट करिए बताते हैं, कोबाल्ट। इसके बाद क्या आया, ये कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बता रहे हैं। उसके बाद क्या देखो यहाँ पर ONO, तो क्या हो गया कितने 6, हेक्सा नाइट्राइटो O कोबाल्टेट, 8 समझ में आया, एनायनिक स्फीयर है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर देखिए अमोनिया का 0 आएगा, और यहाँ पर देखो ONO ना, यहाँ पर माइनस होता है, कितना आएगा 6, और यहाँ मेटल 1 और 1 2 है, 2 मेटल पे 6, तो 1 पर कितना आएगा 3, समझ गए ना। चलिए इसको देखिए, इसकी फोटो खोल लो, चाहे ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर देखिए ये ब्रीजिंग वाला है, तो इसमें क्या है NH3 कितने 5, पेंटाअमीन, फिर क्या लिखा कोबाल्ट, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताते हैं। इसके बाद ये ब्रिज है, यानी ब्रिज का मतलब समझ लो ना, लो फोटो बना ही लेते हैं। तो ये हो गया CO, ये हो गया Cr, तो ये हो गया आपका बीच में क्या OH, बाकी इधर 5 वाटर लगा दीजिए, इधर 5 NH3 लगा दीजिए, तो ये ब्रिज हो गया, ठीक है ना। ब्रिज वाले में म्यू लगाते हैं, क्या लगाते हैं म्यू, और OH का नाम हाइड्रोक्साइडो, और फिर इसके बाद पेंटा एक्वा, ठीक है ना, और इसका नाम क्रोमियम। अब बचा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, लास्ट में क्या लिख दोगे क्लोराइड नंबर इंडिकेट नहीं करना है। अब इसका बचा ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसे निकालोगे, तो NH3 पर चार्ज कैसा होता है बोलो 0, यहाँ पर देखिए वाटर है 0, यहाँ पर Cl है तो ये 5, यहाँ OH है तो ये 1, 6 आएगा ना, तो 6 है चार्ज 2 मेटल पर, कोबाल्ट और क्रोमियम मिला करके, तो 1 पर कितना आएगा 3, ये देखिए, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दिया 3rd। समझ गए कि नहीं समझे। कुछ केस में ऐसा नहीं होगा, वो भी अगले एपिसोड में बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, पहले यहाँ देखिए, ठीक है ना, आगे की बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए 2 बॉक्स वाला है, समझ में आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे डाई अमीन सिल्वर, ठीक है ना, फिर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, ये एनायन वाला हो गया, और ये क्या हो गया कैटायन वाला, इस पर होता है 0 चार्ज, इस पर होता है -1, तो 2 आएगा, 2 मेटल पर 2, तो 1 पर कितना आएगा 1, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है Al2Cl6, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो पहले फोटो खोल लो, और फोटो खोलने के बाद आपको दिखा कि ब्रीजिंग है, जी सर ब्रीजिंग है, तो कैसे लिखोगे 2 बार म्याऊ है कि नहीं,
और ये क्या है इसका नाम क्लोराइडो, ठीक है ना, और ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसका नाम क्या लगा देंगे, 20 मतलब 2 बार, ये सामान 2 बार है। फिर क्या है डाई क्लोराइडो, ये वाला और ये वाला डाई क्लोराइडो एल्युमिनियम। अब बचा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो 1 Cl 2 3 4 5 6 माइनस आएगा कितने पर, 2 एल्युमिनियम पर, बोलो तो 1 पर कितना आएगा 3, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा थर्ड, समझे ना। चलिए जी सॉल्ट, इसका फार्मूला इधर है और इसकी फोटो इधर है, इसका नाम कैसे लिखोगे भाई, तो ये बाहर है के, तो ये क्या हो गया पोटेशियम। फिर इसमें कितने कल्लू लगे 1 2 3, क्या हो गया ट्राई क्लोराइडो, और ये क्या है इथाइलिन या फिर इथीन भी कह सकते हो। और यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो ये प्लेटिनम के नाम के आगे क्या लगा देना 8। बचा ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर Cl कितने हैं भाई, देखो कितने Cl हैं, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये तो न्यूट्रल है तो 3 माइनस हो गया, बोलो 1 प्लस, यानी कितना आएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सेकंड। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है ये देखिए DMG, तो ये कितनी बार लगा है 2 बार लगा है ना DMG, तो ये हो जाएगा 20 डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, और निकल पर क्या आएगा सेकंड। समझ में आ रहा ना भाई सेकंड। चलो अगला देखिए, इसमें देखिए अमोनियम है, ठीक है, फिर डाई अमीन 2 बार है, फिर NCS, इसका नाम क्या है थायोसाइनेटो N, और यहाँ पर देखिए अमोनियम पर प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्रोमियम पे क्या आएगा नेगेटिव आ रहा तो क्रोमेट। बचा ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर +1 होता है, ये 0 होता है, ये माइनस होता है, 4 माइनस 1 प्लस 3। समझ गए कि नहीं समझे। चलिए अगला देखिए, ये वाला इसका नाम, ये देखिए वही कैटायनिक और एनायनिक वाला, तो ये हो गया आपका एनायन नेगेटिव लिगेंड है, और ये हो गया कैटायन, ठीक है ना। कैसे लिखोगे हेक्सामीन 6 हो गया, कोबाल्ट अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फिर क्या लिखोगे हेक्सा नाइट्राइटो O, फिर क्या लिखोगे कोबाल्टेट क्योंकि एनायन है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये अमोनिया 0 है, यहाँ पर O माइनस, ये कितना ONO -1, तो 6 है 2 कोबाल्ट पर, तो 1 पर कितना आएगा 3। समझ गए कि नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए टेट्रा आमीन, फिर 2 पानी है डाई एक्वा कोबाल्ट, क्या हो गया कोबाल्ट, इसके बाद क्या लिखोगे थर्ड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा BF4 पर -1 होता है, बोलो हाँ है ना, ये 0 ये 0, तो थर्ड आ जाएगा। फिर इसका नाम टेट्रा फ्लूरोबोरेट, इसका नाम क्या हो गया टेट्रा फ्लूरोबोरेट, माइनस चार्ज है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना टेट्रा फ्लूरोबोरेट। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सेंट्रल मेटल है तो पेंटा आमीन, फिर आई लगा है तो आई डाइडो, फिर इसका नाम रोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये कितना आएगा 0, ये 2 माइनस आएगा, बोलो हाँ ना, और अमोनियम ये क्या आएगा 2 माइनस आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा रोडियम, और ये 0, ये NH3 एक्चुअल में ये NH3 है, और ये 1 माइनस 3 आएगा ना, यहाँ से I पर 1 माइनस और यहाँ पर I2 है बाहर तो 2 माइनस, तो 3 थर्ड आएगा, और लास्ट में इसका नंबर नहीं लिखना है आयोडाइड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट वाला है कोबाल्ट +2 का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखोगे कोबाल्ट सेकंड, फिर टेट्रा थायोसाइनेटो S, और इसका नाम मर्क्यूरेट, क्यों यहाँ प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये +2, यहाँ पर 4 माइनस 2 प्लस सेकंड, समझ गए ना भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका नाम देखिए क्या होगा, ये भी सेकंड वाला है, दो बॉक्स वाला है, तो ये क्या हो गया एनायन, और ये क्या हो गया कैटायन, तो कैसे लिखोगे हेक्सा आमीन कोबाल्ट, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फिर हेक्सा नाइट्राइटो, फिर कोबाल्टेट, एनायन है ना कोबाल्टेट, अब यहाँ देखिए इस पर चार्ज 0 होगा, इस पर होता -1, तो 6 चार्ज है 2 कोबाल्ट पर, 1 पर कितना आएगा 3, समझ गए ना। चलिए अगला देखिए, ये वही वाला हो गया ब्रिज वाला, तो क्या लिखोगे पेंटा आमीन, फिर इसका नाम कोबाल्ट, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये ब्रिज वाला है, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर इसका नाम पेंटा एक्वा, और ये हो गया आपका क्रोमियम, ठीक है ना, और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 0 वाला हो गया, यहाँ पर 0 वाला हो गया 5 माइनस, और ये एक OH माइनस होता है ना 6 माइनस, तो 2 मेटल पे 6 माइनस, तो 1 पर 3, समझ गए ना भाई। चलिए आगे की बात करते हैं, ये भी 2 बॉक्स वाला है, तो ये नेगेटिव लिगेंड है, तो एनायनिक स्फीयर, ये कैटायनिक,
कैसे लिखेंगे, डाई एमीन सिल्वर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, फिर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, 8 क्यों लगाया है, एनायन है। अब देखिए ये तो जीरो वाला हो गया, ये 2 माइनस 2 सिल्वर पर, तो 1 पर कितना आएगा, 1, ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला देखिए ये वाला भाई और ये वाला भाई, ठीक है ना, जैसे इसको लिखना है तो ये हो गया क्रोमियम और ये आपका बेंजीन की रिंग बना दीजिए ऐसा, और यहां ऊपर भी बना लीजिए ऐसा, ठीक है ना, तो ये आपके डोनर एटम हो गए। अब देखिए इसकी हेप्टिसिटी कितना है, 6 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ये बेंजीन है तो 20, 2 बार बेंजीन 20 बेंजीन, और इसका नाम क्या है, क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे कोई चार्ज है नहीं तो क्या आएगा 0, इसलिए नाम क्या है क्रोमियम, नॉट 8। समझ गए ना। आइए फेरोसिन को देखिए, तो फेरोसिन ऐसा होता है Fe और ये होता है साइक्लोपेंटा, भैया तो ये रिंग सही कर लो, तो ये बनाएंगे आप कैसा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ऐसा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल ऐसा, ठीक है ना। इसकी हेप्टिसिटी होती है 5, तो इसमें भी क्या लगाएंगे 20 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और फिर आयरन, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है। हाँ यहाँ पे 1 2 यहाँ +2 चार्ज होता है, +2, तो आयरन सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, एक मिनट इसको दोबारा बताते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। और ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल जो होता है ना, इसकी फोटो ऐसी होती है भाई, ये ऐसा बना लो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए सेकेंड हो गया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अभी इसकी फोटो बनाएंगे, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल की 2 माइनस होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला सवाल देखिए ये वाला, तो ये क्या हो गया, अमोनियम, फिर आगे डाई एमीन, फिर थायोसाइनाइटो, है कि नहीं, कितने हैं, टेट्रा, तो यहाँ पर लगाना आपको टेट्रा थायोसाइनाइटो N, फिर इसका नाम क्रोमेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, इसको कैसे निकालेंगे, अमोनियम का प्लस, इसका 0, इसका 4 माइनस और एक प्लस, देखो थर्ड आ गया, समझे भाई। चलिए आगे की बात करते हैं, ये देखिए 2 बक्सा वाला आ गया, तो ये एनायन स्फीयर और ये कैटायन स्फीयर, कितने हो गए 6, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, फिर हेक्सा नाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों लगाया, क्योंकि एनायन है। अब यहाँ पर देखिए 0 वाला, यहाँ पर -1 वाला, 6 चार्ज आ रहा है 2 कोबाल्ट पर, तो 1 पर थर्ड, समझ गए भाई ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला है ये वाला क्वेश्चन, फिर से वही रिपीट हो गया है, +2 कोई बात नहीं, तो कोबाल्ट सेकंड, फिर टेट्रा थायोसाइनाइटो S मर्क्यूरेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 माइनस 2 प्लस सेकंड, ठीक है ना। चलिए 2 बॉक्स वाला आ गया, तो ये माइनस एनायन हो गया, ये प्लस, तो ये कैटायन हो गया, बोलो तो क्या लिखोगे, डाई अमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इसका डाई साइनाइडो अर्जेंटेट क्यों लगाया, क्योंकि एनायन है। यहाँ पर देखिए 0 वाला, ये -1 वाला, 2 माइनस 2 सिल्वर पर, तो 1 पर फर्स्ट, समझ गए ना। तो ये था हमारा आयु, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सवाल में पूछता है 2 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, या ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा, कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग बताइए, तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इसको हम लोग 2 प्रकार की स्टेबिलिटी से डील करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी में हमारे टॉपिक में 2 है, पहला थर्मल है, दूसरा क्या है, काइनेटिक स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्राइटेरिया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अभी बात करते हैं डिटेल से, दूसरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और तीसरा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और चौथा साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अब ये है क्या थोड़ा जान लो। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे कोई मेटल आया, लिगेंड आया, और ये मिलकर बना लिया Ml, दूसरा वाला आ गया Ml+L, और ये बना लिया Ml2, तीसरा वाला भी चला आया Ml2+L, और इससे बन गया Ml3, चौथा वाला भी चला आया Ml3 और L, और ये बना लिया Ml4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट दे देंगे, पहले वाले को K1, दूसरे वाले को K2, तीसरे वाले को K3, चौथे वाले को K4, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर इनको ऐड किया जाए तो ये काम आसानी से बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, एक साथ ले लो,
तो भाई एक साथ में क्या है M हो गया और ये 4 L आ गए और सीधे सीधे क्या बना लिया Ml4 है कि नहीं। और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लोग कुछ मान लेते हैं K डैश, ठीक है ना। तो अगर ये चारों को जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई में आएंगे, आपने पढ़ा होगा ये बात। तो K डैश बराबर किसके हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, समझ में आया। तो ये क्या है, इधर वाले K1 K2 K3 क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और ये एक साथ वाला है तो इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कुल मिलाकर के ये समझना है कि अगर स्टेबिलिटी हमें निकालना है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, सीधी बात। चलिए दूसरा भी छोटा वाला पहले कर लेते हैं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये होता है इनवर्सली, मतलब अगर हमें स्टेबिलिटी निकालना है तो सेंट्रल एटम का साइज देख लेना है, अगर किसी का साइज छोटा तो भैया स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये दोनों आसान थे। बाकी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी, और इसके बाद हम लोग देखते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, एक होता है लेवाइल और दूसरा होता है इनर्ट। लेवाइल में क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, और इनर्ट वाले ये तो भैया रिप्लेस नहीं होते, क्योंकि इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना। चलिए आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। अगला है स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पहला क्या है कि जो कोबाल्ट +2 वाला कॉम्प्लेक्स है वो कोबाल्ट +3 वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ लिगेंड होता है और ये कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। कुल मिलाकर के ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी जो है उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और ये भी बात कर चुके हैं स्टेबिलिटी जो होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है इरविंग विलियम सीरीज। इन्होंने सीरीज बना के भाई दे दिया, क्या दे दिया, ये सीरीज बना के दिया। कहा बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो हम कहेंगे भाई क्या है, इसको ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ठीक है ना। यहां पर बस ये कॉपर और जिंक को ध्यान रखना है, कॉपर और जिंक को, ठीक है ना। तो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे। और बाकी ये तो आपको पता चल रहा है नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। बस आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स जिंक वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इरविंग विलियम सीरीज में ये बताया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या है भैया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसको कैसे निकालेंगे ये समझने वाली चीज है। तो भैया सबसे पहले इसको हम लोग निकालना सीखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इसका भाई फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें क्या क्या लेंगे, 3d का इलेक्ट्रॉन भी लेंगे और 4s का भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये हो गया पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, उसके लिगेंड के नंबर क्या है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस चार्ज ओवर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। अगर प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस चार्ज है तो उसको प्लस कर देना है, इसको ध्यान रखना है। तो आइए एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe और ये हो गया CN6 और इसके ऊपर हो गया 4-। तो आइए 18 इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका 18 इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो भाई Fe का एटॉमिक नंबर लिखिए 26, कॉन्फ़िगरेशन आता होगा 4s2 3d6, बोलो हाँ है ना। तो ये 2 और ये 6 कितना हो जाएगा 8। कितने एटम भाई सेंट्रल, 1। ये पहला पार्ट हो गया, ये वाला और ये वाला।
फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। हाँ, इस पॉइंट को जरा ध्यान देना है कि Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस ये सब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसको तो ध्यान रखना है, जो CO है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है भाई, और जो NO है ये तो अजीब का टाइप का आदमी 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर Cn है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई? 1। कितने Cn है? 6। समझ में आ रहा है भाई? इसको कर दिया प्लस। यहाँ पर देखिए चार्ज कितना है? प्लस। यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, माइनस को क्या कर देना है? प्लस। बस इतनी सी बात है। तो 8 अच्छी 14 और 4 18। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, यानी कि क्या है? स्टेबल है। 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्टेबल है। कम या ज्यादा है? कम स्टेबल है। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए FeCl6 3-, तो इसमें क्या निकालना है? 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो भाई आयरन का भी पढ़ा था, कितने आएंगे? 8। कितने आयरन है? 1 प्लस ये Cn है, ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1। कितने Cn है? 6। और यहाँ पर +3 है, -3 है, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पर +3, तो यहाँ पर काउंट करो कितना आएगा? 17 इलेक्ट्रॉन। पहले में क्या आ रहा है? 18। पूछेगा पहले वाले में इस वाले में कौन ज्यादा स्टेबल? भाई पहले वाला 18 हो रहा है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो अच्छा है ब्रिज वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैसे निकालेंगे समझो। तो यहाँ पर देखिए रूल वही है, रूल में कोई चीज नहीं, बस इसे निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या करना है? Fe अभी हमने पढ़ा था 4s2 3d6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। ठीक है ना। सेंट्रल एटम हम इसका निकाल लें, उसका नहीं कूद जाना। ठीक है, इसका निकाल लें तो 8 × 1 हो जाएगा, प्लस इसके साथ 1 2 और 3 लिगेंड है सिंगल बॉन्ड से, और CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो ये हो जाएगा 3 × 2 है कि नहीं, प्लस ये CO देखो ब्रिज वाला है, तो 1 उधर दे रहा, 1 इधर दे रहा, तो 1 1 और ये 1, यानी 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो ये मेटल का बॉन्ड, ये भी एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके साथ शेयर कर रहा है, तो ये हो जाएगा +1 × 1। और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ रहा है, यानी स्टेबल है, फॉलो कर रहा है। चलिए अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ये वाला। इसकी भी फोटो बना लो भाई। Mn हो गया, यहां से Mn हो गया, कितने CO है? 5। 1 2 3 4 और ये 5। इधर से भी बनाइए, कितने हो गए? 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है ना, इतने ही है ना। चलो अब देखो Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहले 25 होता है, क्या आएगा? आउटर सेल 4s2 3d5, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। कितने सेंट्रल मेटल भाई? हमको इसका निकालना है ना, किसी एक को ले लो भाई। तो यहां से हो जाएगा 7 × 1, पहला स्टेप। ठीक है। अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये CO है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 × 2। ठीक है ना। चलो अब देखो ये Mn का भी तो बॉन्ड है, ये वाला एक शेयर कर रहा है, कि नहीं? तो इसको 1 × 1 कर देंगे, और इसको जोड़ लो 7, और ये 5 2 10, और ये 17, और ये 118, ये भी फॉलो कर रहा है, स्टेबल है। समझ पाए कैसे निकालते हैं? चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है? ये बात समझने वाली है, इसको समझ लेना है कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है तो भैया स्टेबल है। अगर कम है 18 से या ज्यादा है तो अनस्टेबल है। तो अगर कम है, लेस है, तो क्या होगा? मान लीजिए 17 16 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने का मतलब रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो बिहेव्स एज कैसा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखेंगे, अगर 18 से ज्यादा है तो भी अनस्टेबल है, लॉस करेगा। लॉस करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है ना, इसके एप्लीकेशन की भी बात कर लो, अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी है कि नहीं? कौन स्टेबल है पता चल जाएगा। इससे पता चलता है मेटल का बॉन्ड जो बना रहे थे, इसी से पता चलता है। इसके अलावा वो डाइमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मान लिया 17 से कम है, ठीक है, 18 से कम है, तो डाइमर बना लिया, 18 पूरा हो जाए, 2 लोग जुड़ जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, रिड्यूसिंग है कि नहीं, पता कर लेते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। 18 इलेक्ट्रॉन रूल लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पर एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए कुछ और सवाल भी ट्राई कर सकते थे। ठीक है ना, जैसे
इधर वाला सवाल देखिए, तो भाई इसमें क्या हो गया, इफेक्टिव, अच्छा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाँ अगला टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसका पहले फार्मूला ध्यान दीजिए क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। इस फार्मूले से आपको लगाना है, ठीक है ना। ये किसने दिया था भाई, सिडेविक में ने दिया था। कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, सिग्मा डोनर लिगेंड, पाई डोनर, पॉलीन्यूक्लियर, वहां सब एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाएगा तो वो भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, 18 इलेक्ट्रॉन के रूल के जैसा ही है, ठीक है ना। बस ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ज्यादातर में काम करेगा। इससे पता क्या क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, डाइमेराइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ CO लिगेंड पता कर सकते हैं, और इससे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं। तो पहले निकालिए फिर पता करिए है कि नहीं। चलिए देखिए एग्जांपल से देखिए, तो जैसे पहला एग्जांपल है PTNH3 का 4 2+, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आराम आराम से करिए, समझ जाएंगे, ठीक है। तो PT का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 78। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, ये NH3 है, 0 आएगा, यानी यहाँ पर चार्ज बचेगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसका 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो, यहाँ कितना है, 4 है ना। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर माइनस कर लो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या फार्मूले है, माइनस में है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भाई इसका निकाल लो कितना आएगा। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4 हो जाएगा। बस इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 78, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। तो 78 माइनस 2 यानी 76, बोलो, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको जोड़ लो, तो ये कितना आएगा, 8 से 14 4 यानी 84। इनर्ट गैस के बराबर नहीं पहुंचा, 86 होता है ना इनर्ट गैस, तो उसके बराबर आना चाहिए, इससे कम आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलो अगला देखो ये वाला, इसका कैसे निकालेंगे। तो जितने देखो ये पाई एसिड लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है, तो इसमें क्या होता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो निकालेंगे कैसे, तो आइए निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z यानी आयरन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। चलो 26 माइनस इसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, तो ये -1 पर होता है तो 2 आएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा बोलो, यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस का, बोलो हाँ ना। ये यहाँ पर इसको निकाल लो ऐसे, ये x मान लो, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 पर होता है -1, बराबर कोई चार्ज है नहीं, 0, तो x बराबर क्या आएगा, 2। हाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया, तो इसको लिख लेना है। प्लस इसका देखिए लिगेंड कितने हैं, 2, और इंटू इसका डोनर एटम देखिए कितने हैं, इसके डोनर एटम कितने हैं, इसकी हेप्टिसिटी होती है 5, तो 2 गुणे 5 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 26 में से 2 गया 24, प्लस 5 और गुणे 2 ये 10 आएगा, कितना आ गया 34। तो ये ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का ध्यान रखेंगे, इसमें जो आएगा वही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसको जरा देखिए, इसका क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। नाइट्रोसिल अभी बात किया 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको जब निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो कितना आएगा बोलो, आयरन का हो गया 26, बोलो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, CO तो न्यूट्रल होता है, ये NO भी 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कितना आएगा देखिए 2, और यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये नाइट्रोसिल कितने देता है, 3 देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 करना पड़ेगा, तो ये 26, और ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4, और ये प्लस कितना हो जाएगा 6। तो देखो ये 36 आ गया, है कि नहीं। तो ये फॉलो कर रहा है, तो समझ गए ना। तो ये हो गया। अगला एग्जांपल भी देख लीजिए, नेक्स्ट अगला क्या है,
ये बात ध्यान रखेंगे, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन। चलिए तो इसका निकालिए पीडी का। तो पीडी का कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर पीडी का कितना हो जाएगा 46, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये NH3 का 0 आएगा, तो ये कितना आएगा 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 46 माइनस 4 यानी 40 आएगा, प्लस 2 गुणे 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, 2 गुणे 6 यानी 12, तो इसको सही कर लीजिए, यहाँ से आएगा 4 तो आएगा 42 और प्लस 12 कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5। देखो जिनान है ना, एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर आ रहा तो स्टेबल हो जाएगा। चलिए इसका निकालिए, इफेक्टिव एटॉमिक कैसे आएगा, तो ये आएगा Fe का कितना हो गया 26, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 3 गया 3, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये कितना हो गया भाई 26 में से 3 गया 23, प्लस 12 कितना आ गया 35। ये जरूरी नहीं कि इनर्ट गैस के बराबर आए, ठीक है ना, अगर आएगा तो फिर स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, इसका निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक कितना हो गया 28, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 है तो +2 आएगा, ठीक है ना, और फार्मूले में क्या होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ना, तो माने लगना है, इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 38 आ जाएगा, जरूरी नहीं कि फॉलो करे। चलिए इसका जरा निकालिए, कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 24, और ये तो आपको पता है C6H6 बेंजीन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, चार्ज 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो इसकी हैप्टिसिटी कितनी की 6, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो 24 यानी 24 प्लस 6 गुणे 2 12 कितना आ जाएगा 36। देखो फॉलो कर रहा है, स्टेबल है, ठीक है ना, निकालना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं सबसे मेन ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ चीजें बताई गई, जैसे MnCO5, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना तो 35 आएगा, ये अनस्टेबल है, तो कम है ना, 35 आ रहा तो क्या करेगा गेन करना चाहेगा, ठीक है ना, रिड्यूस कर देगा, और ये डाइमराइज भी कर जाएगा, डाइमराइज करके क्या बनाएगा, देखो इसका डाइमर बना लिया, और डाइमर का जब निकालोगे तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक कितना आएगा 36 आएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा, समझ गए बात ना। चलिए अगली बात देखिए, इसका भी निकालिए, कैसे निकालते हैं, Mn2CO10, ये इसकी फोटो है, तो इसको कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आइए निकालते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z, किसी एक का निकाल लो भाई, कितना आएगा इसका Mn का 25, ठीक है ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई CO क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, प्लस अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान देना है, ये CO 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये 5 है, और CO है यहाँ पर कितने लगे हैं CO है, तो यानी ये हो जाएगा 5, और कितने दोगा 2 इलेक्ट्रॉन देता है 10, और ये एक बॉन्ड ये वाला मेटल का, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 और ये 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो गया 36 आ गया, है कि नहीं, ऐसे निकालते हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही सिस्टम है कि भाई रिड्यूस करेगा, डाइमर बना लेगा, स्टेबिलिटी अपना करेगा, जैसे इसका निकालिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आएगा, तो निकालना सीख गए, तो 35 क्या करेगा 36 करना चाहेगा, तो ये डाइमर बना लिया, डाइमर समझते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और इसका निकाल लेना 36 आएगा, ठीक है ना। क्यों बना रहा है डाइमर, क्योंकि 35 से 36 में कन्वर्ट होने से स्टेबल हो जा रहा है, समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं, इसका भी निकाल लीजिए, तो इसका कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखिए इसको निकाला जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, ठीक है, तो आइए, तो क्या है ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो गया 27, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, ठीक है ना, प्लस अब देखो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन दे रहा है कौन कौन नहीं, तो एक ये हो गया 2 और ये 3, तो 3 तो ऐसे हो गए जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, और बाकी ये ब्रिज वाले तो ये उधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, इसको कितना दे रहा है 1 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है ना, और ये मेटल वाला बॉन्ड एक शेयर कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लिया जाए,
तो ये आएगा 27 और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 2 15, ये 36 आ रहा है। ये भी फॉलो कर रहा है। निकालना समझ पा रहे हो कि नहीं? निकाल लिए तो पता चल जाएगा स्टेबल है कि नहीं। चलिए अगला देखिए, इसका कैसे निकालेंगे। तो आप लोग भी पहले मतलब वीडियो को पॉज करके निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z, Fe का एटॉमिक नंबर बोलो 26, सारे कार्बोनिल है तो न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज क्या आएगा 0 प्लस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये CO है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए 3 और इलेक्ट्रॉन कितने देते हैं 2 प्लस। यहाँ देखिए ब्रिज वाले 1 1 1, भाई एक उधर भी दे रहा है ना, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 3, समझ में आ रहा है। और ये ब्रिज वाला बॉन्ड मेटल मेटल का बॉन्ड कितना दे रहा है 1 इंटू 1, आइए ऐड कर ले। तो 26, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 1, ये भी 36 आ रहा है, फॉलो कर रहा है, समझे भाई। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, ये सवाल बढ़िया है, इसको देखो कैसे हम लोग ट्राई करेंगे। ये HX है, CO ये कोबाल्ट है, ये CO कार्बोनिल है, इसका 4 पूछ रहा है X की वैल्यू क्या आएगा। तो भाई कोबाल्ट का नियरेस्ट, कोबाल्ट कितना होता है 27 ना, तो नियरेस्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए तो 36 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 36 हो जाएगा। और कोबाल्ट का देखिए एटॉमिक नंबर, ये फार्मूला लिख लो यहाँ पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए इसमें वैल्यू पुट करें भाई। तो भाई Z कितना हो गया, ये तो 36 ले लिए नियरेस्ट है, और ये Z कितना हो जाएगा इसका कोबाल्ट का 27, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो हमने इसको X ही मान लिया, क्या मान लिया X प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो मालूम है 4 हो गया। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे X की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सॉल्व कर लेंगे ना ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पर देखिए CO के आगे X लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो भैया निकल है, इसका नियरेस्ट क्या होगा इनर्ट गैस 36, निकल का एटॉमिक नंबर 28, कार्बोनिल तो चार्ज क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, X इंटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया X इंटू कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, जैसे ही सॉल्व करेंगे X की वैल्यू 4 आ जाएगी। है आसान कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशन की बात कर लें, स्टेबिलिटी पता चल जाता है इससे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, डाइमराइजेशन होगा कि नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ CO लिगेंड पता कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखेंगे, ये ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है, ये लिमिटेशन इसकी है, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या है? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर साहब ने बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहते हैं ये 2 प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इनके बारे में डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए वर्नर साहब ने क्या कहा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, ये हमेशा उस सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी को डैश 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 से फोटो में शो करते हैं, इसका स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, और ये हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, किसके बराबर होते हैं? इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। डायरेक्शनल होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका रोल ज्योमेट्री में होता है। इनको दिखाते हैं सॉलिड लाइन से, ये एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों से सेटिस्फाई होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिया है, अब इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा कैसे आ रहा है। तो ये आपने इसकी फोटो बना ली। अब देखिए यहाँ पर अंदर वाले देखिए कौन कौन है, 5 आपके कौन है? अमोनिया है, और 1 आपका क्या है देखिए Cl है कि नहीं। तो ये अंदर वाले होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आप बनाइए 5 अमोनिया, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। बचा एक 6, तो ये बना लिया, ठीक है ना। अब बचा सेकेंडरी वाला, ये बाहर वाला नेगेटिव आयन है तो इसको डैश डैश से दिखाया। तो यहाँ पर जो Cl है देखो सेकेंडरी भी शो कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। तो अगर पूछा जाए भैया इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितना, तो आप कहेंगे ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। चलो सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड है? 5, ये 6, ये अगर 6, ठीक है ना। तो देखो 3 इसमें से क्या है, देखो कल Cl ये है ना, देखो 2 तो हो गए प्राइमरी,
जो आपको डैश लाइन से दिखाया गया है, और एक देखिए क्या है सॉलिड लाइन से, तो इसको डैश से भी दिखा सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यही कहने का मतलब है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था ये जरा देखिए। जैसे मान लिया आपने ये सोल्यूशन लिया, इसका कलर ध्यान रखेंगे येलो, और उसमें क्या मिला है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, ठीक है ना, 3 मोल्स ऑफ AgCl। इसका मतलब इसकी फोटो कैसी होगी, ऐसी होगी, देखो बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा CO, और यहाँ पे आपको अमोनिया ले लेना, कितने हैं 6 हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे बाहर हो जाएगा Cl3। देखो ये बाहर है तभी तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl देगा 3, बोलो हाँ है ना। तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल 3 और 1 4 है, ठीक है ना। दूसरा देखिए जैसे लिखा है COCl3.5NH3, इसका कलर होता है पर्पल। इसमें जब इन्होंने मिलाया AgCl, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या मिला 2 मोल AgCl। इसका मतलब क्या है CONH3 बोलो कितने हो गए 5 हो गए, और एक Cl फिर अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब 3 में से एक अंदर आ गया तो 2 बाहर बचे, बोलो, और ये 2 बाहर बचे इसलिए 2 मोल AgCl बना रहा है। टोटल आयन कितने 2 उधर 1 इधर, ये 3 बन गए, समझे ना। चलिए इसे फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। अगला देखिए COCl3.4NH3, ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कैसा है, ट्रांस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसकी जरा फोटो बनाइए। CO और NH3 कितने हो गए आपके 4 हो गए, बचा कौन Cl, तो 2 Cl अंदर लेना पड़ेगा, 4 और 2 6, एक ही आएगा। तो देखो एक ही मोल AgCl है। टोटल आयन कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल 2 आयंस हो गए, समझ गए ना। अब सिस ट्रांस तो समझते होंगे ना, सिस ट्रांस, तो आइए इसका बना सकते हैं ट्रांस वाला। जैसे आपने ऐसा बना दिया तो ये Cl और ये Cl देखिए ट्रांस हो गए, और बाकी सब आप NH3 लगा दीजिए, समझिए ना। दूसरा देखिए इसी का ये वायलेट कलर होता है, अगर वो सिस है, इसमें भी सेम फार्मूला रहेगा, बस सिस ट्रांस का अंतर, 1 मोल AgCl, टोटल आयन 2 बनेंगे। चलिए इसमें देखिए ब्लूइश ग्रीन होता है, इसमें अगर मिला के देखा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, कोई भी Cl बाहर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, तभी तो AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर वाले क्या होते हैं वो तो रिएक्शन करेंगे नहीं, बाहर वाले काउंटर आयन करते ना, समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। इनका एप्लीकेशन भाई, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, आइसोमेरिज्म पता कर सकते हैं, सेंट्रल एटम की वैलेंसी पता कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कितने उसमें आयंस होते हैं पता कर सकते हैं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को, ठीक है ना। कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, जितने ज्यादा आयन होंगे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, चार्ज अगर आयन पर ज्यादा तो भी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह देख लीजिए। जैसे अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, तो सिल्वर नाइट्रेट अगर मिलाया उसमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास क्या है, बाहर क्या है Cl माइनस प्रेजेंट है, तभी तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और अगर AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब काउंटर आयन क्या है Br माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट, अगर बेरियम क्लोराइड के साथ देंगे तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, इसका मतलब क्या है काउंटर एनायन आपका सल्फेट है, बोलो हाँ। एग्जांपल देखिए, ये BaCl2 मिलाया तो BaSO4 बन गया। यहाँ पर देखिए Cl है तो Ba के साथ SO4 तो आएगा नहीं, तो नो प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड। इससे पता चल जाएगा काउंटर आयन बाहर कौन है, ठीक है, सल्फेट है कि क्लोराइड है या Cl है या Br है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा सॉल्यूशन में पड़ा होगा। ये मोलर मास के रेसिप्रोकल होता है, वन टर्म फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आइए करते कैसे, जैसे ये देखिए बाहर 2 आयन, किसी कॉम्प्लेक्स आयन, 2 और कितना हो गया 3, तो भाई आई क्या होता है एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, तो भैया दिख रहा है 3 और हमने सॉल्ट में 1 लिया था 3/1, तो आई कितना हो जाएगा 3, समझ गए ना। यहाँ देखिए एक ही बाहर, आई की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इससे पता चल जाएगा इसका वन टर्म फैक्टर क्या है, इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके चार्ज के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपने पढ़ा था। यहाँ देखिए एक कॉम्प्लेक्स एक सिंपल, तो कितने आयन हो गए 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 2 सिंपल एक कॉम्प्लेक्स 3 आ गए, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि उसमें 3 आयन है ना तो ज्यादा होगी,
समझ गए ना। चलिए आगे की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, अगर हम कोई सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 मिलाएं तो ये अगर ये बाहर पानी होगा तब तो डिहाइड्रेशन करेगा, जैसे इसमें नहीं है तो नो डिहाइड्रेशन, यानी इसके मोलर मास में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा सॉल्ट ऐसा है और हमने मिला दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से इस बाहर वाला पानी क्या होगा, अलग हो गया, तो इसके मोलर मास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल गया तो 18 का कम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 चले गए यानी 36 का कम हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि बाहर हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको दिया किसने था भैया, लिनियस पाउलिंग ने। ठीक है ना, किसने दिया था, लिनियस पाउलिंग ने। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जो मेटल है, क्या है, मेटल है, मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल, मेटल का एम्प्टी और लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इससे पहले बॉन्ड बनाएंगे, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल्स हैं, वो पहले क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है ना, तब ये बनाएगा। तो भाई पहला क्या है, इसमें सेंट्रल एटम का रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, है कि नहीं। ठीक है ना। और बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये क्या करेगा, बैकेंड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम और फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड मिलकर क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आगे की बात करेंगे। तो जो इसमें नंबर ऑफ बैकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। हालांकि इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक पता नहीं चलता, लेकिन हम CFT से रेफरेंस अगर लें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, और पेयरिंग कराने वाले क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनर आउटर क्या है, जैसे मान लिया आया sp3d2 और किसी में आ गया d2sp3, तो देखो ये पहले यूज हो रहा है तो ये इनर हो गया, और ये बाद में आ रहा है तो ये आउटर हो गया। ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल को लो स्पिन भी कहते हैं। लो स्पिन का मतलब क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया होगा, पेयरिंग कराया होगा, तब तो ये अंदर वाला यूज कर रहा है। या इसको स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है इसलिए इसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये सब एग्जांपल है, आइए इनको निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाए। ठीक है ना। तो इसका एक नया पेज हम लोग लेते हैं और उसमें पहला वाला कर लेते हैं FeCN6 और ये 4-। तो आइए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या था, FeCN6 और ऊपर था 4-, यही था ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 4s2 3d6 आएगा ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया जाए 6 और ये 4 यानी +2 आएगा, यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये 4s0 आएगा, 3d6 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद इनमें देखो इलेक्ट्रॉन में फिलिंग कैसा है, तो डी वाले बॉक्स में होते हैं 5, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 6। तो आपको हुंड के अकॉर्डिंग बनना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5, एक ये हो गया 6, तो ये हो गया 3d। इसके बाद क्या बनाएंगे 4s में एक ही होता है, इसके बाद 3d 4s, फिर आएगा 4p, इसमें 3 बॉक्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्टेट हो गया। अब इसमें चेक करते हैं कि लिगेंड किस टाइप का है। तो ये भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे पता करेंगे, इनको याद रख लो, CONO2, ज्यादातर केस में NH3 और EN। ठीक है ना। और इसके अलावा आपका CN, EDTA, ये सब ज्यादातर केस में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉज पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देंगे, पेयरिंग करा देंगे। वही यहां होने जा रहा है। यहाँ पर क्या है, CN है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये ऐसे नहीं देंगे, पेयरिंग करा देंगे। तो भैया नॉर्मल स्टेट से हट गया तो ये सब पेयर हो गए। पेयर का मतलब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये 5 बक्से होंगे। अब इनको 2 भरना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बक्से खाली हो गए ना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। चलो तो अब क्या करना है, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए था तो एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास मिल गए। कितने CN है, 6। आइए CN पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5वां और ये आपका 6।
तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए, अंदर वाले यूज किए ना, तो D2 S का एक ऑर्बिटल और P के 3, ये देखिए D2 sp3। ये तरीका है, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके सारे हाइब्रिडाइजेशन के आंसर एकदम सही और परफेक्ट आएंगे। चलिए एक दो और ट्राई कर लेते हैं, सारा पैटर्न सेम रहेगा, बस इसे ही ध्यान रखना है। तो आपने ये पहला कर लिया, अब इसको जरा अपने आप से करिए। यहाँ पर वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला ऑर्बिटल D का, ठीक है ना, और इसके बाद क्या हो गया S का, और लास्ट में आप बनाएंगे P का। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो जाएगा कहाँ, उधर। ये S हो गया, ये P हो गया, तो बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज करेगा तो क्या आएगा, sp3d2, ठीक है ना। ऐसे इसको करके देखिए NiCl4, इसमें भी क्या है, Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, क्या आएगा sp3, करके देख लेना भाई। ऐसे NiCl4, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा तो क्या आएगा DsP2, ठीक है ना। और ये तो आपको याद ही रखना है, इसको याद रखना है, इसको हम करके दिखाते हैं कैसे करेगा। NiCO4, इसका sp3 कैसे आ रहा है देखिए जरा, इसके लिए एक नया पेज हम लोग लेते हैं। तो ये आपका हो गया Ni और इसके साथ क्या था, CO4। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, एटॉमिक नंबर लिखो 28, क्या आएगा भैया 4s2 3d8, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो तो 0 आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 यानी लॉस और गेन कुछ करना नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, वही तरीके से बॉक्स बनाना है 5, ठीक है ना। फिर ये S का और इसके आगे P का। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जरा फिलिंग कर ली जाए, 8 भरने, तो नॉर्मल भरना पहले, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, और इसके आगे तो खाली होंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें ऑर्बिटल कोई खाली नहीं है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये खाली है तो sp3 आना चाहिए। लेकिन कार्बोनिल अभी आपने पढ़ा, अरे भैया हम भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हम क्या करेंगे, पेयरिंग करा के मानेंगे, क्या करेंगे, पेयरिंग करा के मानेंगे। ये देखिए, और अगर ये पेयरिंग करा दिया तो कैसे कराएगा देखो, और साथ ही साथ हाँ ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 0 है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो आएगा। हाँ अब अगर ये पेयरिंग किया तो देखो इससे फायदा क्या होगा, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी ये D का बच गया, वो इधर भरा है तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो D और फिर आएगा वो P3, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला बड़ा चतुर है, कहेगा भैया ऐसा तुम भी अपने बक्से को खाली करो और शराफत से मुझे सारे बक्से दे दो, इससे हमारा फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि अब सारे खाली मिल गए लगातार। तो ये देखिए CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO, तो देखो क्या यूज किया, S और 3 P। समझे कि नहीं समझे, ये बढ़िया एग्जांपल था। तो ये sp3 इसका भी आएगा। तो ऐसे निकाल के आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। ये टेबल आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2, sp आएगा, लीनियर होगा, एग्जांपल देख लीजिए। 3 होगा sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होगा, इसमें 2 लोचे हैं, sp3 भी आ सकता है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, एग्जांपल आपके सामने है। 4 आएगा, तो ये अगर ये ऑर्बिटल यूज कर रहा है dx2y2 तो dsp2 आएगा। इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, और देखिए ये d3s भी आता है, इसमें dxy dyz dzx यूज करता है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होंगे। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, K2CrO4, KMnO4 है कि नहीं, K2Cr2O7, इनमें यही होता है। चलिए एक टेबल और देख लीजिए आगे की, ये देखिए 5 आएगा, तो क्या हो सकता है, sp3d1 या dsp3। इसमें ऑर्बिटल कौन सा यूज करता है, dz2, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जांपल ध्यान रखेंगे भाई। 5 में अगर sp3d है या dsp2 हो सकता है, लेकिन ऑर्बिटल कैसा है, dx2y2, तो इसका शेप याद रखेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, ये एग्जांपल है, ठीक है ना। 6 वाले में dsp2 d2sp3, यानी अंदर का यूज हो रहा है इनर, और बाहर का तो आउटर। ये ऑर्बिटल इसमें सेम ही रहते हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल ही आती है ज्योमेट्री। इनके एग्जांपल आप बना के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप सारे समझ गए होंगे। पहला स्टेप क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर चेक करना स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है यानी पेयरिंग होगी कि नहीं, फिर क्या करेगा लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे करके कितने ऑर्बिटल यूज कर रहा है निकाल आया। यही है बीबीटी में, ठीक है ना, बोलो हाँ ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है ये देखिए NiH2O कितना आ रहा है +2, इसका निकाल लेंगे ना sp3d2, इसका निकाल लीजिए sp3d2, वही सेम पैटर्न पे है। तो बीबीटी क्या है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूजिंग द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही यूज करेंगे तभी बीबीटी लगेगा। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड कहां से आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आएगा, लेकिन बिना इस्तेमाल के बीबीटी के सवाल फंस जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये डाया पैरा की क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं करता है। चलिए हाँ कुछ एग्जांपल जरा ध्यान रखेंगे, जैसे पहला वाला क्या है भैया D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा D2sp3 ही आएगा, D2sp3 आएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए बॉक्स भरा 5 होते ना डी में भैया, तो 1 2 और 3 हो गया, एरिंग पेयरिंग करा लो कैसा भी करा लो, तो इसमें क्या आएगा इनर के 2 हमेशा खाली मिलेंगे, तो इनर वाला पहले ही हो जाएगा, तो D2sp3 ही होगा, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कोई बवाल नहीं, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 D7 इन्हीं को ध्यान रखना है, इसी में सारा खेल होगा, इनर है कि आउटर है, लो है कि हाई है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे D4 D5 D6 D7 इन्हीं को ध्यान रखना है, उसमें चेक कर लेना स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, पेयरिंग कराएगा नहीं कराएगा उसके हिसाब से आंसर देना। सारे झंझट वाले सवाल 4 5 6 7 में मिलेंगे, तो इसके सवाल आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए जैसे D8 D9 D10, जैसे D1 D2 D3 समझ लिया, ऐसे D8 D9 D10 इसमें भी कोई बवाल नहीं है। क्यों, क्योंकि D9 D10 वाले में क्या होगा, देखो भर लो 3 4 5, मान लीजिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो तो अगर पेयरिंग करा दिया तो एक ही बक्सा यूज होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बक्सा 1 है, तो कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए कहा भैया ऐसा है तो अपने भरे रखो चाहे खाली रखो, अपना पेयरिंग मत कराओ, हम आगे के S और ये P और लास्ट वाले D यूज कर लेंगे, तो इसमें हमेशा sp3d2 ही आएगा, 1 2 3 D2sp3, और इसमें क्या आएगा 8 9 10 sp3d2। दिक्कत कहाँ है इस वाले में, यही वाले में दिक्कत है, 4 5 6 7 यही हाई स्पीड लो स्पीड, बाकी में तो बवाल है ही नहीं, तो आसान हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, ये क्या है, CFT से आया, इससे पता चलता है कौन सा वीक फील्ड है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आई होप आपको याद भी होगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, CO सबसे पावरफुल, CN EN NH3 EDTA, ठीक है ना, ये पानी से इधर वाले सब क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, इनको याद करने का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का याद कर सकते हो, C डोनर, ठीक है, N डोनर O डोनर ऐसे याद कर लो, बाकी वीक फील्ड वाले हाइलाइट्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये सबसे पेटेंट चीज है, अगर इससे करेंगे तो आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है ना, और ये तो बात कर लिया 4 9 10 वाली बात, ये तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा है ना, तो D अगर 10 है तो हमेशा sp3 आएगा। क्यों, अगर D 10 है तो चाहे पेयरिंग कराओ चाहे ना कराओ, बाहर वाले यूज करेगा ना, तो sp3 ही आएगा, ठीक है ना। 7 8 9 है अगर, तो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ज्यादातर में क्या आएगा sp3 आएगा। और ये बात तो महा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा, ये वाला कि 4D और 5D सीरीज अगर मेटल हैं तो ऑल लिगेंड्स बिहेव, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहे Cl हो चाहे Br हो चाहे वाटर हो चाहे कोई हो, उसमें तो आपको कोई बवाल करना ही नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यह हमने बात कर ली 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, तो 3D में बवाल है, 4D और 5D में कोई बवाल नहीं करना है, सारे लिगेंड कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने वाले हैं, समझ गए बात ना, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन इनके हाइब्रिडाइजेशन जैसे NiCl4, अभी देखिए D8 9 निकाल लिया था, sp3 dsp2 sp3, इनकी ज्योमेट्री बता लीजिए। डाया पैरा कैसे पता करते हैं, म्याओ बराबर n+2, ये लगा देते हैं बोर मैग्नेटॉन,
n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये फार्मूला यहाँ इस बीबीटी में नहीं आया, सीएफटी से आया, लेकिन कैलकुलेशन में ये पूछ ले तो आप बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से आप यूज कर लेंगे, ठीक है ना। NiCl4 और ये PtCl4 स्क्वायर प्लेनर निकाल लीजिए हाइब्रिडेशन। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है, DsP2 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। D10 वाले देख लीजिए, D10 वाले तो इन देखो सबका क्या है, sp3, इसका क्या आएगा DsP2 sp3। ज्योमेट्री मालूम है, टेट्रा स्क्वायर और टेट्रा, ठीक है, निकाल लेंगे ना। तो चाहे जैसा हो, D10 में देखिए sp3 ही आ रहा है, बोलो। ये D8 है DsP2, D7 है sp3। देखिए 4 5 6 7 वाले बवाले होते हैं, इसका ध्यान रखना। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड चेक ही कर लेना, तभी आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे FeCO, ये भाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, FeCO का 4, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालेंगे हाइब्रिडेशन, तो क्या आएगा sp3। इसमें क्या है D10 है, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग CO लिगेंड द स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर नेचर ऑफ CO कॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्टिंग इन द sp3 हाइब्रिडेशन। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे भाई। अगला देखिए NiCO4, ये तो अभी बात कर लिया था, sp3 आ रहा था, कैसे आ रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे, कॉपर +2 और वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो वाटर हमेशा इनके साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। PD और Mn के साथ अमोनिया हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट +3 के साथ वाटर और ऑक्सलेट हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और ये तो बात आपको अब याद हो गया, 4D और 5D में R स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए ऑस्मियम के केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 या उससे ज्यादा है तो हमेशा R लिगेंड कैसे आएंगे, इसमें DsP2 स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। समझ गए भाई ना। तो ये था हम लोग का यहाँ तक की बात, बाकी इसके बाद आगे की बात अगले एपिसोड में फिर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस